Welcome dear students, this is Yashraj sir. Today we are going to discuss on the topic of preposition from your subject communication skill second. Prepositions. First of all we have to understand that what are prepositions. Preposition होता क्या है? And before we are going to discuss that what are preposition, we have to know that what is the Hindi meaning of the preposition, that is called पूर्व सर्ग. बेटा पूर्व सर्ग क्यों कहते हैं इसको, क्यों प्रिपोजिशन कहते हैं? इसी चीज को दर्शाने के लिए, इसी चीज को प्रूफ करने के लिए मैंने प्रिपोजिशन को दो भाग में स्प्लिट किया है, डिवाइड किया है. दैट इज प्रीपोजिशन. प्री माने पूर्व, पोजिशन माने सर्ग, यानी स्थान से पहले. कौन से स्थान से पहले? क्या किसी भी स्थान से पहले? नहीं. जब एक वाक्य में कोई नाउन या प्रोनाउन प्रयुक्त होता है उसमें, तो उस नाउन और प्रोनाउन का संबंध किसी अन्य शब्द से, कहां से, कौन से अन्य शब्द? उस वाक्य के अन्य शब्द से जब संबंध जो शब्द स्थापित करता है, उस शब्द को हम क्या कहते हैं? प्रीपोजिशन कहते हैं. इसीलिए पूर्वसर्ग यानी प्रीपोजिशन कहते हैं. यानी एक नाउन और प्रोनाउन का संबंध बताने के लिए किसी नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर किसी दूसरे शब्द से इसका संबंध को स्थापित करने का काम, दर्शाने का काम कौन करता है? प्रीपोजिशन करता है. ठीक है. इसका इंग्लिश डेफिनेशन देख सकते हैं आप अपनी स्क्रीन पर. अ प्रीपोजिशन प्रीसीड्स. प्रीसीड्स का क्या मतलब होता है? आगे आकर, किसी चीज को पछाड़ कर या किसी चीज के पहले आकर. ठीक है. किसके पहले आ रहा है? किसी नाउन और प्रोनाउन के. ठीक है. एक नाउन और प्रोनाउन के किस क्या करने के लिए काम क्या है? टू शो. क्या बताएगा? को क्या चीज शो करेगा? रिलेशनशिप. किसका? किसी नाउन या प्रोनाउन का. किससे? किसी अन्य शब्द से, वाक्य के. ठीक है. वाक्य के किसी अन्य शब्द से. यानी a preposition precedes a noun or a pronoun to show nouns or the pronouns relationship to another word in the sentence. Got it? Here there are the two key points that I written in the below of the slide. Number first is preposition are connecting word और bridge word. Bridge आप जानते हैं क्या होता है? पुल. यानी एक शब्दों का पुल है जो क्या करता है कि किसी भी शब्द का संबंध नाउन और प्रोनाउन से क्या है, कैसे है, इस चीज को दर्शाता है. देखिए सेकंड की में आपका क्या है? दिस शो रिलेशनशिप. ओके, गो टू द नेक्स्ट स्लाइड. Confused? Don't worry dear students, let's take an example. The dog is gap my bed. In the above sentence there is a gap. We need a word to connect the noun bed to the rest of the sentence. आप ऊपर के वाक्य में देख रहे हैं बच्चों कि एक गैप छोड़ा है मैंने. क्यों छोड़ा है? क्योंकि हमें एक ऐसा शब्द चाहिए जो मेन नाउन, जो कि इसमें मेन नाउन क्या है? द डॉग. और दूसरा नाउन क्या है? बेड. ओके. तो इन दोनों नाउन के बीच में क्या संबंध है? इस संबंध को दर्शाने के लिए हमें एक शब्द चाहिए, एक प्रीपोजिशन का शब्द चाहिए. And so a preposition fits in, and the best preposition would be on. तो जो हमें हमारे इस वाक्य के लिए प्रयुक्त एक उपयुक्त प्रीपोजिशन, पूर्वसर्ग हमें जो चाहिए वो क्या है? On. The dog is on my bed. The students, preposition is on. It precedes the noun bed. यानी जो noun bed है
उसके पहले आकर ये क्या कर रहा है, इट शोज द रिलेशनशिप बिटवीन द नाउन डॉग एंड द नाउन पेट, वेयर द डॉग इज ऑल्सो ए नाउन। ओके, यानी दो शब्दों, एक नाउन जो है उसके पहले आके दूसरे नाउन का संबंध पूरे वाक्य से स्थापित करने का कार्य कौन कर रहा है, प्रीपोजिशन। ओके, प्रीपोजिशन कैन ऑल्सो appear एट द बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस बट देयर फंक्शन रिमेन्स द सेम। अब देखिए बच्चों, यहां पे प्रीपोजिशन की बात हम कर रहे हैं। प्रीपोजिशन यानी किसी भी नाउन या प्रोनाउन के पहले आकर किसी भी नाउन और प्रोनाउन का जब संबंध बताता है उसे प्रीपोजिशन कहते हैं। ये अधिकतर बीच में आता है, लेकिन समटाइम्स ये पूर्व में ही, इनिशियल पोजीशन पे ही, स्टार्टिंग में ही वाक्य के आ जाता है। जैसे आउटसाइड द विंडो द बर्ड्स आर सिंगिंग। प्यारे बच्चों, यहां पे आप देखिए प्रीपोजिशन इज आउटसाइड, इट प्रीसीड्स द नाउन विंडो, यानी यहां पर भी एक नाउन है जो है क्या, विंडो, खिड़की। इसके पहले देखिए हमेशा प्रीपोजिशन का कार्य क्या होगा, वो हमेशा वहीं लगेगा जहां पे उसके बाद एक नाउन जरूर हो। यानी इट इज कंपल्सरी दैट आफ्टर द प्रीपोजिशन देयर इज द एग्जिस्टेंस ऑफ ए नाउन। एक नाउन का वहां पर होना अनिवार्य है, इट इज कंपल्सरी। यू कैन सी इट्स शोज द रिलेशनशिप बिटवीन बर्ड्स एंड विंडो। आप देख सकते हैं एक और नाउन है दैट इज बर्ड। ओके, वेयर द बर्ड्स आर सिंगिंग, जहां पे गाने का कार्य कौन कर रहा है, बर्ड्स कर रहे हैं। अब यहां पर बर्ड्स और विंडोज का रिलेशन, यानी इन दो नाउन का रिलेशन कौन बता रहा है, आपका प्रीपोजिशन आउटसाइड। ओके डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू कैन अंडरस्टैंड वेरी वेल दैट प्रीपोजिशन कभी बीच में आता है तो कभी फर्स्ट पोजीशन यानी स्टार्टिंग बिगिनिंग ऑफ द सेंटेंस भी होता है। तो इससे कंफ्यूज नहीं होंगे आप, इसलिए मैंने दोनों एग्जांपल्स लिए हैं अपने स्लाइड्स में। इससे बिल्कुल भी कंफ्यूज होने की जरूरत नहीं है। अगर पहले आए, चाहे एमिड ऑफ द सेंटेंस है, बीच में आए सेंटेंस के, इसमें आपको कंफ्यूज नहीं होना है। उसका कार्य वही होगा, उसमें उसके फंक्शन में कोई भी बदलाव नहीं होंगे। वो हमेशा किसी नाउन का दूसरे नाउन से संबंध और वाक्य के शब्दों के द्वारा उस वाक्य में स्थापित करेगा। Isn't it? Okay. Let's move to the next slide. Object of preposition. एक टर्म है बेटा, object of preposition. इसको समझ लेते हैं। The noun that comes after the preposition is called object of preposition. अब देखिए यहां पे आप कंफ्यूज हो रहे थे पहले कि भाई दो नाउन है तो कौन सा नाउन क्या कहलाएगा, भाई कौन सा फर्स्ट नाउन है या उसका सेकेंड नाउन, ऐसे आप लोग दिमाग में आपके आ रहा हो। तो यहाँ पे मैं इस चीज को क्लियर कर देता हूं कि पहला जो नाउन होता है वो आपका मेन नाउन होता है, ओके। लेकिन दूसरा जो नाउन आता है प्रीपोजिशन के बाद, वह नाउन तो होता है लेकिन उसके साथ वो क्या बन जाता है, किस चीज में कन्वर्ट हो जाता है, ऑब्जेक्ट में। यानी उस वाक्य का वह ऑब्जेक्ट बन जाता है। इट्स प्ले द रोल ऑफ ए ऑब्जेक्ट इन दैट पर्टिकुलर सेंटेंस। फिर वही एग्जांपल के थ्रू हम समझते हैं भाई कैसे क्या ऑब्जेक्ट है। द डॉग इज ऑन माई बेड। यहां देखिए द मेन नाउन आपका क्या है, डॉग, ठीक है। अब डॉग का ही संबंध हमें जो सेकंड नाउन के रूप में आपको दिख रहा है, बेड क्या है, थिंग्स है। थिंग्स क्या है, नाउन है, ठीक है। नाउन का डेफिनेशन आपको बड़े अच्छे से याद होगा। तो इसमें जो थिंग्स नाउन है, ठीक है, उसका संबंध हमें ऑन की मदद से यहां पर दिख रहा है, बट यह नाउन क्या बन जाता है, ऑब्जेक्ट बन जाता है। ओके डियर स्टूडेंट्स, प्रीपोजिशन इज ऑन एंड ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन इज बेड। यानी आप हमेशा ये दिमाग में ये बात रखेंगे कि पहला जो संज्ञा प्रयोग होगा
वही आपका मेन संज्ञा यानी मेन नाउन होगा। दूसरा जो प्रीपोजिशन के बाद प्रयोग होगा वह क्या होगा, आपका ऑब्जेक्ट का काम करेगा। दूसरा जो भी आपको नाउन दिखेगा वह क्या होगा, ऑब्जेक्ट का रोल प्ले करेगा। नाउ द सेकेंड एग्जांपल, द काउ जंप्ड ओवर द मून। काउ क्या करता है, जंप्ड ओवर द मून, यानी मून के पार छलांग लगाता है। एक तरह का एक मुहावरा है, एक तरह का कि भाई गाय ने क्या किया, चांद पे छलांग मार दी, ठीक है ना। तो इसमें हम समझते हैं कि यहां पे आपका ऑब्जेक्ट क्या है। यहां पे प्रीपोजिशन है ओवर, ठीक है ना, ओवर द मून, और ऑब्जेक्ट है, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन है मून। यानी ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन आप समझ गए यहां पर कि जो हमारा सेकंड नाउन, मून भी एक प्रकार का नेम है, एक ग्रह का, एक जो है उपग्रह का नाम है, ठीक है। मून क्या है, आपका उपग्रह है, ठीक है। उपग्रह आप जानते होंगे क्या होगा, वो साइंस का एक पार्ट है। तो इस पे हम अधिक ना चर्चा करते हुए अपने टॉपिक पे आते हैं, प्रीपोजिशन पे। तो मून यहां पे कौन सा क्या रोल प्ले कर रहा है, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन, ओके। अब यहां पे देखिए, हम उसी एग्जांपल को लेते हुए, फर्स्ट एग्जांपल को लेते हुए समझने की कोशिश करेंगे कि द डॉग इज ऑन माई बेड। अब देखिए, ऑन क्या है, प्रीपोजिशन है, ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन क्या है, बेड। और रिलेशनशिप किसके और किसके बीच में दिखा रहा है, आप यहां पे देख सकते हैं। यहां पे एक फिगर है जिसमें आपको ये बहुत क्लियरली समझ में आ जाएगा, द डॉग इज ऑन माई बेड, इसका प्रीपोजिशन क्या है, ऑन, ओके। एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन क्या है, बेड। अब द मोस्ट इंपॉर्टेंट रिलेशनशिप किसके और किसके बीच में है, तो वह द नाउन द डॉग है एंड द ऑब्जेक्ट ऑफ प्रीपोजिशन दैट इज बेड, ओके। Preposition on is defining the relationship between dog and bed. The preposition shows where the dog is. अब यहाँ पे preposition क्या बता रहा है कि आपका नाउन कहां पर है, isn't it? यहां पे इस चीज को दोबारा दिखाने का मतलब क्या है कि जो आपका नाउन है उसका स्थान या उसका क्या संबंध है, किस प्रकार से वह इस वाक्य में प्रयुक्त हुआ है, किस हिसाब से इस वाक्य में उसका अर्थ साबित होगा, उस चीज को दर्शा रहा है ये फिगर। यानी यहां पे आप जो सेकंड की आपका सेकंड पॉइंट है उस पे आप गौर करिए, द प्रीपोजिशन शोज वेयर द डॉग इज, कहां पर डॉग है, इजंट इट। नेक्स्ट स्लाइड, काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन। प्यारे बच्चों, मैं ये उम्मीद करता हूं कि आप प्रीपोजिशन बहुत ही भली भांति समझ चुके होंगे, पहले से आप कुछ जान भी रहे होंगे, लेकिन मैंने इंट्रोडक्शन पार्ट इसीलिए रखा है कि इसमें प्रीपोजिशन के इंट्रोडक्टरी पार्ट को हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आपका जो भी लेक्चर होगा आपके लिए मेरा, उसमें हम प्रीपोजिशन का सेकेंड पार्ट यानी काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन जो मेनली आपको इस सेमेस्टर में पढ़ाया जा रहा है उस पर चर्चा करेंगे। उसको समझने के लिए हमें यह सेशन जरूर करना होगा, क्योंकि बहुत से आप बच्चे हैं जो भूल चुके हैं या इस चीज़ को समझ नहीं पाते हैं कि भाई किसका कौन सा चीज़ कैसे प्रीपोजिशन कहाँ पर किस तरह से यूज होगा। इस वजह से ये पीपीटी मैंने आप लोग के लिए प्रोवाइड कराया है कि आप लोग इसका इंट्रोडक्टरी पार्ट समझ लें। तो प्यारे बच्चों, डियर स्टूडेंट्स, कम टू द टॉपिक काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन अकॉर्डिंग टू फंक्शनैलिटी। तो फंक्शन यानी कार्यकलाप के हिसाब से, कार्य के हिसाब से जो प्रीपोजिशन का उपयोग होता है उसको हम लोग आइए डिटेल में समझते हैं। हमारा पहला पॉइंट है प्रीपोजिशंस ऑफ प्लेस। प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस यानी स्थान का पूर्वसर्ग, ठीक है। ऐसा पूर्वसर्ग जो स्थान को दर्शाता हो उसे प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस कहते हैं। सम प्रीपोजिशन शोज वेयर समथिंग हैपेंस। यहाँ पे देखिए बहुत क्लियरली आपके डेफिनेशन में लिखा हुआ है, कुछ प्रीपोजिशन, कुछ पूर्वसर्ग यह दर्शाते हैं कि कहाँ पर कुछ हो रहा है, कहाँ पर क्या हो रहा है, कोई घटना घटित हो रही है या किस स्थान पर। इनका मेन उद्देश्य क्या होता है प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस का, उस स्थान को दर्शाने का। दे आर कॉल्ड प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस, ओके।
यहाँ पे प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस की हम बात कर रहे हैं. सम प्रीपोजिशन शोज वेयर समथिंग हैपन, दे आर कॉल्ड प्रीपोजिशन ऑफ प्लेस. नाउ with the help of some examples we can understand it well that what is the prepositions of place. Okay, the apple is on the table. You can see very well, and I hope you can understand also that the apple is on the table. आपका सेब कहाँ पर है? टेबल पर यानी मेज पर है. अब यहाँ पर मेज पर होना इस चीज को दर्शा रहा है, किसका? एप्पल का. तो यहाँ पे उसके स्थान की बात करें, भाई एप्पल कहाँ पर है. रिया इंजॉयज स्कैटिंग अराउंड द लेक. रिया नाम की जो एक सब्जेक्ट है वह इंजॉय कर रही है स्कैटिंग को अराउंड द लेक. ठीक है, लेक के चारों तरफ, लेक के अराउंड. ठीक है, वो क्या कर रही है? स्केटिंग को एंजॉय कर रही है. द कैट इज अंडर द टेबल. बिल्ली कहाँ है? टेबल के नीचे है. सम गीज फ्लू ओवर देयर हाउस. कुछ गीज क्या होता है? हंस. कुछ गीज क्या कर रहे हैं? उड़ रहे हैं हाउस के ऊपर. ओवर देयर हाउस, उनके घर के ऊपर. जॉन एंड सारा वेयर हाइडिंग इनसाइड द वार्डरोब. यहाँ पे जॉन एंड सारा दो सब्जेक्ट हैं, वह कहाँ पे छुपे हुए थे? वार्डरोब के अंदर. ठीक है. देयर वॉज ए ट्री बिसाइड्स द रिवर. यानी रिवर के बिसाइड क्या है? एक पेड़ है. यहाँ पे बेटा बिसाइड और बिहाइंड में आप लोग बहुत कंफ्यूज होते हैं. इस चीज को आगे हम अभी क्लियर आउट करेंगे, लेकिन समझ लें बिहाइंड पीछे होता है, बिसाइड उसके साथ या उसके बगल में होता है. ठीक है, यानी रिवर के जस्ट बगल में, रिवर के पहले या रिवर के साथ में, रिवर के बगल में क्या है? एक ट्री था, एक पेड़ था. आई एम बिहाइंड द डोर. मैं डोर के पीछे हूं. ठीक है, आई एम बिहाइंड द डोर. मैं डोर के यानी दरवाजे के पीछे हूं. क्लॉथ्स आर इन द बकेट. क्लॉथ्स कहाँ है? बकेट के अंदर है. यहाँ पे देखिए ऑन, अराउंड, अंडर, ओवर, इनसाइड, बिसाइड, बिहाइंड, इन. इस चीज को आपको बहुत ही बेहतर ढंग से समझना होगा कि यह प्लेस की बात कर रहे हैं, कि उसका स्थान कहाँ है. इन अंदर है, इनसाइड भी अंदर होता है, बिसाइड बगल में होता है, बिहाइंड पीछे होता है, ओवर ऊपर होता है, अंडर नीचे होता है, अराउंड चारों तरफ, ऑन उसके ऊपर. इन चीजों को आप समझेंगे और इन ऐसे बहुत से प्रीपोजिशन वर्ड हैं जो आपके प्लेस को दर्शाते हैं. प्रीपोजिशन ऑफ टाइम. सम प्रीपोजिशन शोज व्हेन समथिंग हैपेंस, दे आर कॉल्ड प्रीपोजिशन ऑफ टाइम. जब कोई चीज घटित होता है, कुछ घटता है, उस चीज को दर्शाने वाला प्रीपोजिशन क्या कहलाता है? प्रीपोजिशन ऑफ टाइम. किस काल में, किस समय क्या हो रहा है, इस प्रकार के पूर्वसर्ग जब आते हैं उस चीज को दर्शाते हैं, तो क्या स्पेसिफाई करते हैं? किस चीज को स्पेशली दर्शाते हैं? टाइम ऑफ प्रीपोजिशन. ओके, लेट्स हैव सम एग्जांपल्स. स्कूल स्टार्ट्स एट 9 o'clock. अब यहाँ पे प्यारे बच्चों आप देख रहे हैं पहला एग्जांपल, जो हमारा विद्यालय है वह शुरू होता है, कब शुरू होता है? एट 9 o'clock, यानी 9 बजे. 9 बजे क्या होता है? हमारा स्कूल शुरू होता है. सेकेंड एग्जांपल, वी आर गोइंग टू द जू ऑन सैटरडे. अब यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे स्पेसिफाई कर रहा है किस काल, किस समय की हम बात कर रहे हैं. वी आर गोइंग टू द जू. हम लोग जू को जाएंगे, जू को जा रहे हैं. जू माने चिड़ियाघर. हम लोग चिड़ियाघर, जू को जा रहे हैं. कब जा रहे हैं? ऑन सैटरडे, यानी शनिवार को. हम स्पेसिफाइड यहाँ पे एक समय बता रहा है कि शनिवार को हम कहाँ जा रहे हैं? चिड़ियाघर को जा रहे हैं. थर्ड एग्जाम्पल, आई विजिटेड माई ग्रैंड पेरेंट्स ड्यूरिंग द समर. मैं अपने ग्रीष्म काल के छुट्टियों में, यहाँ छुट्टी का उल्लेख नहीं है, मैं ग्रीष्म काल ही बात करूंगा. ग्रीष्म काल यानी गर्मी के समय में, गर्मी के दौरान. ड्यूरिंग क्या है? ड्यूरिंग यहाँ पे देखिए समर एक सीजन है,
एक मौसम है, उस मौसम को दौरान यानी ड्यूरेशन से बता रहे हैं, क्योंकि एक अवधि के लिए होता है, ठीक है। तो यहाँ पे अवधि यानी पीरियड, ड्यूरेशन की बात जब होगी तो हम ड्यूरिंग का प्रयोग कर रहे हैं। आई विजिटेड माई ग्रैंड पेरेंट्स ड्यूरिंग द समर, यानी ग्रीष्म के दौरान, ग्रीष्म काल के दौरान कहाँ पे मैं जाऊंगा, कहाँ विजिट करूंगा, अपने दादी दादा या नानी नाना, ग्रैंड पेरेंट्स इज यूज्ड फॉर बोथ नाना नानी एंड दादा दादी, दैट्स मीन कोई भी ग्रैंड पेरेंट्स होते हैं, हो सकते हैं, जहाँ पे इस वाक्य में जाने की बात कर रहा है। नेक्स्ट आपका एग्जाम्पल है, यू मस्ट फिनिश द वर्क बाय फ्राइडे। अब यहाँ पे देखिए बाई वर्ड यूज हुआ है, यानी बाई हमेशा आता है किसी चीज को दर्शाने के लिए, किसके द्वारा, लेकिन यहाँ पे इसका रोल कुछ और है। यू मस्ट फिनिश द वर्क बाय फ्राइडे, यानी फ्राइडे से पहले, ठीक है, शुक्रवार से पहले तुमको हर हाल में क्या करना पड़ेगा, अपना कार्य संपन्न करना पड़ेगा, अपना कार्य कंप्लीट फिनिश करना पड़ेगा। इज इट ओके डियर स्टूडेंट्स? दिस इज द प्रीपोजिशन ऑफ टाइम। कम टू द नेक्स्ट स्लाइड। प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन, देखिए प्लेस हो गया, टाइम हो गया, अब क्या हम बात करते हैं, डायरेक्शन, दिशा की बात करते हैं। देखिए कुछ ऐसे प्रीपोजिशन होते हैं जो आपको यह दर्शाते हैं कि भाई किसी दिशा, किसी पर्टिकुलर स्पेसिफाइड दिशा में कोई कार्य हो रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, सम प्रीपोजिशन शो वेयर समथिंग इज गोइंग, कहां पर क्या हो रहा है, ठीक है। दे आर कॉल्ड प्रीपोजिशन ऑफ डायरेक्शन। सम प्रीपोजिशन shows where something is going, they are called prepositions of direction। इसका एग्जाम्पल हम देखते हैं, द बॉयज चेज्ड आफ्टर ईच अदर, ठीक है। बच्चे क्या हो रहे थे, एक दूसरे को पकड़ रहे थे, चेज कर रहे थे एक दूसरे के पीछे, मतलब एक बच्चा दौड़ रहा है, उसके पीछे क्या हो रहा है, दूसरा बच्चा उसको चेज कर रहा है। द बॉयज चेज्ड आफ्टर ईच अदर, यानी एक दूसरे के पीछे, आफ्टर यहाँ बाद में, यानी एक बच्चा, जैसे आप लोग एक गेम खेलते होंगे पकड़न पकड़ाई, पकड़ने का गेम यानी चीज करने का गेम, यहाँ पर ये बच्चे क्या करते हैं, पकड़न पकड़ाई कैसे करते हैं, एक दूसरे को पकड़ते हैं, यानी एक के बाद एक बच्चा क्या होता है, दौड़ता है, पकड़ने की कोशिश करता है। दैट इज द एग्जाम्पल विच वांट टू शो दैट द बॉय चेज्ड आफ्टर ईच अदर, यानी बच्चे एक दूसरे को क्या कर रहे हैं, पकड़ रहे हैं, चेज कर रहे हैं। नाउ द नेक्स्ट एग्जाम्पल, द फुटबॉल रोल्ड डाउन द हिल, क्या कर रहा है, हिल के नीचे लुढ़क रहा है, रोल्ड कर रहा है, ठीक है। रोल्ड का मतलब क्या होता है, रोल्ड का मतलब किसी चीज को फोल्ड से होता है, लेकिन यहाँ पे चूंकि हिल से नीचे की तरफ रोल हो रहा है, यानी लुढ़क के आ रहा है, तो फुटबॉल क्या हो रहा है, हिल से नीचे रोल्ड हो रहा है, ठीक है। ए मैन वॉज वॉकिंग हिज डॉग अलोंग द रिवर बैंक। अब यहाँ पे देखिए अलोंग शब्द क्यों और किस लिए प्रयोग हुआ है, कि एक आदमी जो है वह अपने कुत्ते के साथ क्या कर रहा है, टहल रहा है, वॉक कर रहा है रिवर बैंक की। रिवर बैंक क्या है, यानी नदी का किनारा, यानी किसी नदी के किनारे किनारे वो क्या कर रहा है, टहल रहा है अपने डॉग के साथ, ठीक है। यहाँ पे अलोंग द रिवर बैंक है, यानी नदी के किनारे के साथ साथ, उसके अलोंग चल रहा है, ठीक है। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, द फ्री वे गोज राइट थ्रू द सिटी। फ्री वे गोज राइट थ्रू द सिटी, यहाँ पे फ्री वे है। अब फ्री वे से हम क्या समझते हैं, कि फ्री वे का मतलब होता है एक ऐसा रास्ता जो यहाँ पर सिटी के थ्रू, जैसे यहाँ पे एक ऐसा रास्ता है, द फ्री वे, यह एक ऐसा रास्ता है एकदम जो सीधे कहाँ निकल जाएगा, आपके सिटी के बीच से होती है, थ्रू द सिटी, यानी सिटी के दरमियान, सिटी के बीच, उसके द्वारा, सिटी के द्वारा, सिटी के अंदर से होते हुए गुजरेगा, थ्रू द सिटी, सिटी के अंदर होते हुए गुजरेगा, ठीक है। नेक्स्ट एग्जांपल, वी वर ट्रेवलिंग टूवर्ड्स मियामी, ठीक है। हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग, यहाँ पे वर का यूज है, यानी हम लोग मियामी के तरफ ट्रेवल कर रहे थे, ठीक है। यहाँ पे हम लोग टूवर्ड्स का यूज कर रहे हैं, मियामी, यानी हम लोग मियामी को ट्रेवल कर रहे थे, मियामी को जा रहे थे, ठीक है। प्रीपोजिशन ऑफ एजेंट और इंस्ट्रूमेंट। अब यहाँ पे समझते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है डियर स्टूडेंट्स, प्रीपोजिशंस ऑफ एजेंट
प्रीपोजिशंस ऑफ एजेंट्स और इंस्ट्रूमेंट। अब देखिए क्या है, दीज प्रीपोजिशंस इंडिकेट दैट एन एक्शन कंडक्टेड ऑन ए नाउन इज कॉज्ड बाय अनदर नाउन, दे आर कॉल्ड प्रीपोजिशन ऑफ एजेंट। अब यहाँ पे प्रीपोजिशन ऑफ एजेंट देखिए बहुत भारी भरकम वर्ड है, लेकिन है ये कुछ नहीं, ठीक है ना। कोई घटना, कोई चीज हो रहा है, वो किसके द्वारा हो रहा है, क्या है वह चीज, इसी चीज को समझाने का कार्य एजेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट करता है। देखिए यहाँ पे साफ लिखा हुआ है कि दीज प्रीपोजिशन, यानी ऐसे प्रीपोजिशन इंडिकेट दैट एन एक्शन, यानी कार्य, घटना के घटित होने का। जब भी कोई एक्शन होता है, कोई कार्य हो रहा है, घटित हो रहा है, उसको एक्शन कंडक्ट, यानी कार्य घटित होना, यानी जो कि कंडक्ट हो रहा है या कंडक्टेड, कोई कार्य घटना घट चुकी है, उसको क्या करता है, ऑन अ नाउन इज कॉज्ड बाय अनदर नाउन, जो कि एक नाउन, यानी एक ऐसा नाउन है जो घटना का मेन रोल प्ले करेगा, जिसमें वो घटना घटित हो रहा है और किस दूसरे नाउन के द्वारा घटित हो रहा है, उसी को हम प्रीपोजिशन ऑफ एजेंट कहते हैं। इसको और अच्छे से हम समझते हैं। रामायण वाज रिटन बाय वाल्मीकि। अभी ये रामायण क्या है, एक बहुत ही सुंदर, बहुत बड़ा घटनाक्रम है। रामायण है क्या, हम पहले इस पे समझते हैं। एक एपिक स्टोरी है, एक गाथा है, जिसमें लॉर्ड राम के द्वारा जो डेविल रावण था, उसको मारने तक की कहानी, कि लॉर्ड राम कौन है, कहाँ वो जन्म लेते हैं, उनका बैकग्राउंड क्या है, और रावण को किस प्रकार से वह हरा कर उसका वध करते हैं, उसको डिस्ट्रॉय करते हैं। ये पूरी कहानी का चित्रण, इस पूरी घटनाक्रम का चित्रण ही रामायण है। यानी एक नाउन, वो कौन सा नाउन है, एक्शन कंडक्टेड, यानी एक्शन विच इज कंडक्टेड, जो कि पहले एक घटनाक्रम जो कि पहले घटित हो चुका है, उसको लिखा किसने। अब यहाँ पे प्रीपोजिशन ऑफ एजेंट क्या है, भाई वाल्मीकि, यानी जो दूसरा नाउन है वही उसी को दर्शाने के लिए जो प्रीपोजिशन का हम प्रयोग करेंगे वही प्रीपोजिशन ऑफ एजेंट कहलाएगा, यानी बाय। यहाँ प्रीपोजिशन ऑफ एजेंट क्या है, बाय, ठीक है। यहाँ पे प्रीपोजिशन ऑफ एजेंट क्या है, बाय, यानी एक घटनाक्रम, एक एक्शन कंडक्ट जो हुआ है रामायण, उसको लिखने का कार्य वाल्मीकि जी कर रहे हैं, यानी दूसरे नाउन। अब उस नाउन के पहले, यानी इस वाल्मीकि, ये वाल्मीकि क्या हो जाएंगे आप, प्रीपोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट। आपको याद होगा मैंने पिछले स्लाइड में मैंने बताया है कि जो भी प्रीपोजिशन ऑफ नाउन होता है वो है प्रीपोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट में कन्वर्ट हो जाता है, क्योंकि जो दूसरा नाउन आता है वो प्रीपोजिशन ऑफ ऑब्जेक्ट कहलाता है, ठीक है। तो यहाँ पे वाल्मीकि जी के द्वारा, यानी बाई एज ए प्रीपोजिशन ऑफ एजेंट के रूप में कार्य कर रहा है, यानी वाल्मीकि जी के द्वारा रामायण लिखा गया। Isn't it? Next example, she was hit by a car while she was going to school. यहाँ पर एक वाक्य में यह दर्शाता है कि सी वाज हिट बाय ए कार, वह कार के द्वारा क्या की गई, हिट कर दी गई, ठोकर मार दी गई, जब वह अपने स्कूल को जा रही थी। सी वाज हिट बाय ए कार व्हाइल सी वाज गोइंग टू स्कूल, जब वह अपने विद्यालय को जा रही थी तो एक कार के द्वारा ठोकर मार दी गई, यानी उसका एक्सीडेंट हो गया। अब यहाँ पे देखिए पूरा घटनाक्रम है, ठीक है, जो कि क्या है, हिट होना, उस सब्जेक्ट का हिट होना, ठोकर खाना, ठोकर लगना उस कार के द्वारा। तो यहाँ पे उस कार्य को दर्शाने के लिए प्रीपोजिशन ऑफ एजेंट बाई का फिर पुनः उपयोग किया गया है इस पूरे घटनाक्रम को समझाने के लिए कि जब वह अपने विद्यालय को जा रही थी तो उसे कार्य के द्वारा ठोकर लग गया, ठीक है। नेक्स्ट, सी ग्रेजुएटेड विद एन ऑनर्स डिग्री। अब यहाँ पे देखिए एक अलग प्रीपोजिशन ऑफ एजेंट का इस्तेमाल किया गया है, वो क्या है, विद। सी ग्रेजुएटेड, वह क्या हुई, ग्रेजुएट हुई, कैसे, एन ऑनर्स डिग्री। एक ऑनर्स क्या होता है, जो टॉप करते हैं अपने सब्जेक्ट में, अपने पर्टिकुलर स्पेसिफाइड मार्क्स होता है जो उनको ऑनर्स दिलाता है,
और उसको ऑनर्स डिग्री कहते हैं, ठीक है। तो शी ग्रेजुएटेड विद एन ऑनर्स डिग्री, वह ऑनर डिग्री के साथ क्या हुआ, ग्रेजुएट होती है। तो इसमें आपको एजेंट ऑफ प्रीपोजिशन क्या दिखेगा, विद। ओके, नाउ द नेक्स्ट स्लाइड, शी केम टू द स्कूल बाय कार। शी केम टू द स्कूल बाय कार, वह विद्यालय को आती है कैसे, अपनी कार के द्वारा, वह विद्यालय को अपने कार के द्वारा आती है। तो यहां पर जो प्रीपोजिशन ऑफ एजेंट है वह क्या है, बाय है। वहां पे जो जैसे इस पूरे घटना, वो विद्यालय को किस तरह से आती है, विद्यालय को किस तरह से आती है, किस चीज से आती है, इस घटनाक्रम को प्रीपोजिशन ऑफ एजेंट बताता है कि बाय कार। यानी यहाँ पे कार देखिए थिंग्स ऑफ नाउन है, ठीक है। तो वह यहाँ पे सब्जेक्ट यूज हुआ है एज ए प्रोनाउन, जहां पे इस चीज को प्रीपोजिशन ऑफ एजेंट के द्वारा बताया जा रहा है कि वह कार के द्वारा अपने स्कूल को आती है। ओके, नेक्स्ट स्लाइड, preposition of purpose and source. Dear students, you can see that there is the heading of preposition of purpose and source. अब यहाँ पे purpose क्या है, source क्या है, ठीक है। purpose भी एक तरह का कारण ही है, तरह का क्या, इसका मीनिंग ही कारण है। purpose मतलब किसी भी चीज का रीजन, इसको रीजन कहते हैं, ठीक है। एंड सोर्स, स्रोत, ठीक है। तो यहाँ पे हम रीजन, कारण और स्रोत देखते हैं कि किस प्रकार से प्रीपोजिशन ऑफ सोर्स एंड पर्पस वर्क करता है, ठीक है। दीज इंक्लूड फॉर एंड फ्रॉम रिस्पेक्टिवली फॉर एक्सप्रेस पर्पस एंड रीजन। अब यहाँ पे फॉर जो है, यहाँ पे रिस्पेक्टिवली वर्ड इसलिए यूज हुआ है क्योंकि आपके हेडिंग में, इसका हेडिंग क्या है, प्रीपोजिशन ऑफ पर्पस एंड सोर्स, यानी पर्पस और सोर्स के लिए यह क्लियरली आपको बता रहा है कि दीज इंक्लूड्स फॉर, यानी फॉर किसके लिए आएगा, पर्पस के लिए, एंड फ्रॉम इज यूज्ड फॉर द सोर्स। ओके, फॉर एक्सप्रेसेस पर्पस, रीजन, कॉज। रीजन हमेशा क्या बताएगा, पर्पस क्या बताएगा, रीजन और कॉज। यानी हमेशा पर्पस आपको क्या एक्सप्रेस करेगा, पर्पस का मतलब ही होता है रीजन, कॉज, कारण। तो ये किसके लिए यहाँ पे स्टैंड कर रहा है, फॉर के लिए, ठीक है। यानी फॉर आपको क्या एक्सप्रेस करेगा, पर्पस, रीजन, कॉज। ओके, एंड फ्रॉम इज एक्सप्रेसेस ओरिजिनेशन, यानी कहाँ उसकी ओरिजिन है, उसकी शुरुआत क्या है, उसका सोर्स क्या है, इजंट इट। यह आपको हमेशा फ्रॉम के थ्रू पता चलेगा। तो हम कुछ एग्जांपल्स देखते हैं। ही गोज फॉर ए वॉक। अब यहाँ पे देखिए, ही गोज, वह जाता है, ठीक है। यहाँ पे रूटीन वर्क दिखा रहा है, ही गोज फॉर ए वॉक। तो यहाँ पर वह प्रयोग किया गया है प्रोनाउन के थ्रू, यानी आपका नाउन क्या है, यहाँ पे प्रोनाउन क्या है, ही। तो वह किस लिए जाता है, वॉक के लिए जाता है। यहाँ पे देखिए आप क्लियरली कर रहे हैं ना भाई, वो जाता है, किस लिए जाता है, तो किस लिए क्या होता है, कारण होता है, पर्पस होता है। तो पर्पस कौन बता रहा है, फॉर। तो यहाँ पे क्लियर है कि वह वॉक यानी टहलने के लिए जाता है। आई रीड फॉर प्लेजर, मैं, प्लेजर मतलब, प्लेजर का मतलब होता है इंजॉय, मतलब किसी भी चीज को करने में आपको अगर प्लेजर फील हो, आपको इंजॉयमेंट फील हो, तो वह प्लेजर वहां पे डिनोट किया जाता है। तो यहाँ पे किस चीज का प्लेजर, किस चीज के लिए बता रहा है, आई रीड, मैं पढ़ता हूं। क्यों पढ़ता हूं, क्योंकि मुझे इसमें आनंद आता है। तो यहाँ पे फॉर शब्द का इस्तेमाल किया गया है कि भाई मैं पढ़ता हूं, व्हाट इज द रीजन, व्हाट इज द पर्पस ऑफ द रीडिंग, बिकॉज आई फील इंजॉयमेंट, मैं आनंदित होता हूं पढ़कर, ठीक है। नेक्स्ट, ही गॉट ए प्राइज फॉर ब्रेवरी, वह क्या करता है, अपने बहादुरी के लिए क्या पाता है, पुरस्कार पाता है। तो ही गॉट ए प्राइज फॉर ब्रेवरी, यानी इसमें भी कारण बता रहा है किस चीज के लिए उसको इनाम मिला। तो भाई वो क्लास में फर्स्ट आया था, कोई कारण होगा ना। तो यहाँ पे कारण क्या है, उसकी बहादुरी। आई हैड टू सफर फॉर योर बिहेवियर, यहाँ पर
किसी के सफर होने की बात बता रहा है कि भाई उसको झेलना पड़ा। सफर मतलब, यहाँ पे सफर का मतलब झेलना पड़ा, ठीक है, उसको झेलना पड़ा था। क्यों? क्योंकि तुम्हारे बिहेवियर के कारण, ठीक है, तुम्हारे बर्ताव के कारण मुझे सफर करना पड़ा था। यानी यहाँ पे भी कारण बता रहा है। अब आइए स्टूडेंट देखते हैं कि फ्रॉम का यूज कैसे होता है। द अर्थ रिसीव्स लाइट। अब यहाँ देखिए सोर्स की बात हो रही है, तो क्लियरली इस एग्जाम्पल में आप समझ जाएंगे कि यहाँ पे सोर्स की बात। भाई सन क्या है? एनर्जी का सोर्स है, लाइट का सोर्स है। तो यहाँ पे द अर्थ रिसीव्स, यानी जो हमारा पृथ्वी है रिसीव्स करता है, ग्रहण करता है, क्या करता है? लाइट, ठीक है ना। हमारा अर्थ रिसीव्स, लाइट को रिसीव करता है। कहां से करता है? यहाँ पे ओरिजिन की बात हो रही है। देयर इज द मैटर ऑफ ओरिजिनेशन। यहाँ पे ओरिजिन की बात हो रही है, सूर्य, यानी सूर्य से हमारा अर्थ जो है रिसीव लाइट प्राप्त करता है, ठीक है, ग्रहण करता है, प्राप्त करता है। उसका ओरिजिनेशन यानी सोर्स बता रहा है द सन। और इस चीज को कौन सा प्रीपोजिशन दर्शा रहा है? फ्रॉम। इसी प्रकार से नेक्स्ट एग्जांपल, ही डिड द हेल्प फ्रॉम ग्रेटिट्यूड। उसने क्या किया? ही डिड द हेल्प, उसने क्या किया? हेल्प किया। कैसे हेल्प किया बताइए, उस थोड़ा दिमाग लगाइए। उसने आभार के साथ, उसने आभार के साथ क्या किया? हेल्प किया था। यानी उसका ओरिजिनेशन, उसका सोर्स क्या है? प्रति आभार। ग्रेटिट्यूड को प्रति आभार भी कहते हैं। यानी किसी के प्रति अगर आप आभार व्यक्त करना चाहते हैं तो उसको ग्रेटिट्यूड कहते हैं। ग्रेटिट्यूड मतलब आभार भी होता है, प्रति आभार भी होता है। प्रति आभार क्या है? ही डिड द हेल्प। क्यों है यहाँ पे प्रति आभार? यानी उसने मदद किया था आभार के साथ। यहां पे यह दर्शाना चाह रहा है, यानी यहां पे सोर्स बता रहा है किस तरह से, किस इमोशंस के साथ उसने हेल्प किया था। दैट इज द ग्रेटिट्यूड। ओके, नेक्स्ट स्लाइड। प्रीपोजिशन ऑफ मेजर और पोसेशन। ओके, यहां पे देखिए प्रीपोजिशन ऑफ मेजर और पोसेशन। अब इसको समझते हैं डियर स्टूडेंट्स। प्रीपोजिशन ऑफ कैन बी यूज टू क्वांटिफाई। यहां पे देखिए प्रीपोजिशन ऑफ की बात हो रही है। क्वांटिफाई इन नाउन। क्वांटिफाई क्या होता है? यह एक तरह का क्वांटिटी ही दर्शाता है, संख्या बताता है नाउन का। क्वांटिफाई इन नाउन का संख्या बताता है, कितना है, क्या है, इस चीज को संख्यातित करता है, इस चीज को मेजर करने का काम करता है। वह एक प्रीपोजिशन क्या कहलाता है? प्रीपोजिशन ऑफ मेजर और पोसेशन। ठीक है, देखिए प्रीपोजिशन ऑफ कैन बी यूज्ड टू क्वांटिफाई अ नाउन, indicate that one noun owns another noun, such the material with which something is made। अब यहाँ पे क्या है कि एक नाउन का दूसरे नाउन पर क्या अधिकार है और किस प्रकार से उसकी गणना, उसको क्वांटिफाई किया जा रहा है, इस चीज को दर्शाता है ऑफ, जो कि किस सो द मटेरियल विद विच समथिंग इज मेड, कि वो क्या दर्शाता है कि किस ये पदार्थ से कोई चीज बना हुआ है। आइए इसको समझते हैं। आई नीड अ पाउंड ऑफ चीज, यानी मुझे एक आप यहां पे देख रहे हैं कि यहाँ पे चीज क्या है? आपका मटेरियल नाउन है। मटेरियल नाउन को आपको क्वांटिटी नाउन यानी मेजर ऑफ पोसेशन के थ्रू, प्रीपोजिशन ऑफ मेजर ऑफ पोसेशन के थ्रू बता रहा है कि मुझे कितना चीज चाहिए। चीज मतलब होता है पनीर, पाउंड मतलब होता है आधा किलो। पाउंड हमेशा जो है आपके 1 किलोग्राम का हाफ होता है। डेट्स मीन मुझे आधा किलो पनीर चाहिए, मुझे आधा किलो पनीर की आवश्यकता है। यहाँ पे आप देख रहे हैं कि किस प्रकार से क्वांटिफाई यहाँ पे ऑफ यूज करके एक नाउन का क्वांटिटी शो कर रहा है कि नाउन उसको, उस नाउन को कितना वह चाहिए, किस क्वांटिटी में चाहिए। Isn't it? Second example,
1/3 ऑफ द स्टूडेंट्स वेयर प्रेजेंट इन द क्लास। अब यहाँ पे भी दिखा रहा है कि अगर एक क्लास की स्ट्रेंथ है, एक क्लास की स्ट्रेंथ अगर 100 है, तो वहां पर उस 100 आउट ऑफ 100 स्टूडेंट्स में से 1/3 यानी मात्र 25 बच्चे ही वहां पर, 25 नहीं, हाँ 25 बच्चे ही वहां पे, आप इसको मेजर कर लीजिएगा कितने होंगे। हियर वी आर टॉकिंग अबाउट द नाउन, सॉरी प्रीपोजिशन। तो प्रीपोजिशन ऑफ मेजर और पोजीशन यहाँ पे बता रहा है कि 1/3 ऑफ द स्टूडेंट्स वेयर प्रेजेंट्स इन द क्लास। यहाँ पर क्लास में, कक्षा में क्या है, 1/3 बच्चे ही उपस्थित हैं, यानी कोई भी संख्या अगर 100 है या कुछ भी है, तो उस संख्या के जो है आपके 1/3 बच्चे, 1/4 तो आपका 25 हो जाएगा 100 का, तो 1/3 बच्चे कितने हो गए, ये आप जोड़ के बता लीजिएगा, पता कर लीजिएगा, मुझे नहीं मालूम। आई एम जस्ट किडिंग। ओके, सो गो थ्रू द थर्ड एग्जांपल। ही इज अ मैन ऑफ वेल्थ। मैन ऑफ वेल्थ क्या है, मतलब वह दौलत का आदमी, यानी वह जो है आदमी क्या होता है, सिर्फ दौलत के बारे में सिर्फ मतलब का ही आदमी, ठीक है ना। यहाँ पे मेजर ऑफ पोजीशन क्या है, प्रीपोजिशन ऑफ मेजर ऑफ पोजीशन, मेजर ऑफ पोजीशन क्या है यहाँ पर, कि भाई वह दौलत के ही कारण, वो दौलत का आदमी, यानी आपसे जो भी बात करेगा ना वो दौलत के कारण ही करेगा, ठीक है ना। वो दौलत के कारण ही, मतलब आपका मतलब होगा, जब कोई स्वार्थ होगा जहां पे उसका लाभ होगा, वही वो लाभ के कारण ही आपसे बात करेगा, यानी उसका क्या है, क्वांटिफाइंग क्या है उसका, ऑफ, ये बता रहा है कि ही इज अ मैन ऑफ वेल्थ, वह दौलत का आदमी है, ठीक है। सी इज द डॉटर ऑफ ए रिच मैन, वह एक अमीर आदमी की बच्ची है, लड़की है, ठीक है, बालिका है, वह एक बेटी है, वह एक अमीर आदमी की क्या है, बेटी है। नेक्स्ट आपका, द पेन इज मेड अप ऑफ वुड। वहां पे क्या बता रहा है कि यह पेन किसका बना हुआ है, किस चीज का बना हुआ है, वुड का बना हुआ। यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे था, सो द मटेरियल विद विच समथिंग इज मेड, यहाँ पे इस चीज को दर्शा रहा है, द पेन इज मेड अप ऑफ, द पेन इज मेड ऑफ वुड, यानी यहाँ पर जो हमारा पेन है वह किसका बना हुआ, किस मटेरियल का बना हुआ, वुड का बना हुआ। द ड्रेस इज मेड अप ऑफ सिल्क, द ड्रेस इज मेड ऑफ सिल्क, यानी जो हमारा ड्रेस है वह सिल्क का बना हुआ। तो यहाँ पे इन सारी एग्जांपल्स में आपको यह बहुत अच्छे से क्लियर हो गया होगा कि प्रीपोजिशन ऑफ मेजर और पोसेशन किस प्रकार से, किस प्रीपोजिशन यानी मोस्टली ऑफ से ही दर्शाया जाता है, कि किस तरह से किस मटेरियल का क्या संबंध, क्या क्वांटिटी है, या किस तरह से ये किस चीज का बना हुआ है, इस चीज को दर्शाने का कार्य ऑफ करता है। Okay, dear students, congratulations, you just learned types of preposition on the basis of functionality. Okay, I hope you can understand it well, but before we stop our today's session, this is the few examples, they are the 3 examples that I want to give you as a homework. Please do it. Take a picture, take a screenshot, then post it in the group on my WhatsApp number. आप जहां इसको उचित समझें, जिस तरह से आपके लिए इजी हो, उस तरह से इसको आप एज होमवर्क अपने गृह कार्य में कर लेंगे, और इस प्रकार से आप इस चीज़ को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, कहाँ पे क्या चीज़, किस तरह का प्रीपोजिशन यूज होगा। इसको आप अपने ग्रुप पे, अपने कॉलेज ग्रुप पे भी आप शेयर करेंगे, कि आप दिखाएंगे सर मैंने किया है, मैं बताऊंगा इसका आंसर क्या है अगर गलत होगा तो, ठीक है। बेटा एक चीज़ हमेशा दिमाग में रखिएगा कि यहाँ प्रीपोजिशन को यूज करने के लिए बहुत हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं है, ये हमेशा दिमाग में रखिएगा। प्रीपोजिशन हमेशा किसी भी स्थिति, परिस्थिति, किसी भी वाक्य की डिमांड के अनुरूप कार्य करता है। प्रीपोजिशन नीड टू बी लर्न इन कॉन्टेक्स्ट विद द अदर वर्ड दे आर यूज्ड विद। हमेशा इस चीज को सिखाता है, हमेशा इस चीज को ध्यान में रखिए कि प्रीपोजिशन किस प्रकार से किस शब्द का इस्तेमाल करना है, उसके साथ कैसा व्यवहार, किस तरह से इस्तेमाल करना है, उसको किस तरह से यूज करना है,
इस पे ही वर्क करता है। यही एक इसका रूल है। आपको जितने भी प्रकार काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन पढ़ाए गए हैं उसको ध्यान से समझिए, उसको बार बार रिवीजन करिए, क्योंकि बहुत इंपॉर्टेंट है। आपको जो आगे का सेकेंड पार्ट प्रीपोजिशन आपका आएगा, टाइप्स ऑफ प्रीपोजिशन, काइंड्स ऑफ प्रीपोजिशन, जो आपके 4 मुख्य प्रकार होते हैं प्रीपोजिशन का, उसको समझने के लिए आपको ये बेसिक, यानी ये आपको इंट्रोडक्टरी पार्ट बहुत अच्छे से समझना हो, बहुत अच्छे से आपको इस पे कमांड चाहिए। तो आई होप कि आप लोग को समझ में आया होगा। अगर कोई प्रॉब्लम हुआ तो आप पूछ सकते हैं पर्सनली मेरे व्हाट्सएप पे या ग्रुप पे, लेकिन मैं समझता नहीं हूँ कि कोई दिक्कत आएगा। बहुत अच्छे से मैंने इजी वे में, बहुत ही इजी वे में मैंने इसको समझाया है, और आप सब, मुझे लगता है कि आप लोग बहुत मेहनत कर रहे हैं और आपको बहुत अच्छे से समझ में भी आया होगा। खूब मेहनत करिए, पढ़ाई करिए, ठीक है। अनुशासित रहिए, यह आपके जीवन पर्यंत आपको काम करने वाला है, आपके काम आने वाला है। जब आप कुछ बन जाएंगे, जब लायक होंगे, जब आप स्टैंड करेंगे अपने पैरों पर, तब आपको पता चलेगा कि अनुशासन क्या होता है, क्यों रूल होते हैं। किसी भी चीज़ को देखिए, किसी भी चीज़ को समझने के लिए रूल हम फॉलो करते हैं, चाहे वो प्रीपोजिशन हो, कंजक्शन हो। क्यों करते हैं? क्योंकि उसी को स्टैंड करता है। इसीलिए रूल, नियम आपके लिए जो बनाए जाते हैं, पढ़ना है बेटा, खेलिए भी, कूदिए भी, लेकिन पढ़िए, मेहनत करिए, कुछ बनिए। मेरी यही आशा है कि आपको अच्छे से ये सारे स्लाइड्स समझ में आएंगे। इंट्रोडक्टरी पार्ट ऑफ प्रीपोजिशन आपको समझ में आया होगा और आप इसको बेहतर तरीके से प्रयोग कर सकेंगे। आप एक बेहतर इंसान बनेंगे और एक बेहतर, एक सक्सेसफुल इंसान के रूप में आप अपने आप को प्रोजेक्ट करेंगे, ठीक है। थैंक यू वेरी मच. Happy learning. Keep smiling. Okay. Bye bye.